जय हिंद बच्चों। कल अपना जेई एडवांस कंप्लीट हुआ, तो अब हम जेई एडवांस के पेपर का एक डिस्कशन करते हैं। भौतिकी की टीम आज केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर आई है आपके पास। सबसे पहले पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम। क्वेश्चन क्या था? एन आइडियल गैस जिसके 0.5 मोल्स आपको गिवन है, इनिशियली एट 2 बार प्रेशर इज कंप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपको? कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ है? 600 केल्विन। इन 2 स्टेप्स। देखो, अगर आपसे बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर इन 2 स्टेप्स, तो 2 स्टेप्स मींस स्पेसिफाई किए हुए स्टेप्स, मींस ये क्लियर हो गया कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ना। अब हमने क्या बोला? अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P, यहां जो P आपके पास दिया हुआ है, P इज मोर देन 2 एंड लेस देन 8, एंड देन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार। अब समझो क्या दिया उसने सबसे पहले प्रेशर P1 लिया, वो कितना था? 2 बार। फर्स्ट स्टेप में यहां से ये गया किसी प्रेशर P2 पर, जो आपके पास कितना था? P, और उस P की जो वैल्यू होगी दैट P इज मोर देन 2 एंड लेस देन 8। और इसके बाद आपसे बोला हुआ है यहां से नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आया, उसमें P3 आपके पास बोलता है 8 बार। ये आपको कुछ डाटा दिया हुआ है इसने। क्या बोला है इसने? कि हमने 2 स्टेप में स्टेप कंप्लीट किया इस रिएक्शन को। फर्स्ट स्टेप में हम P1 से P2 गए, फिर P2 से P3 गए। पहले प्रेशर था 2 बार, अब आ गया P, और अब आपके पास होगा 8 बार। और ये P जो है इन दोनों के इंटरमीडिएट कुछ डाटा है। अब क्या बोलता है वो? At each step the compression is stopped only when the pressure of the gas considered becomes equal to external pressure। मतलब वो कहता है कि जब मैं P1 से P2 गया, तो जो आपके पास फाइनल प्रेशर होगा वो जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर था P, उसके इक्वल था। सेकेंड स्टेप जब एंड हुआ, तो उस केस में आपके पास जो फाइनल प्रेशर था वो 8 बार था आपके पास। आगे क्या बोलता है? द टोटल बर्डन ऑन द गैस इन दीज स्टेप्स इज W, considering all possible values and taking gas constant R in joule per Kelvin per mole, the minimum value of work का मैग्नीट्यूड आपको बताना है इन जूल। ये डाटा आपको स्पेसिफाई करना है। देखो बेटा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं पालनी। जब आपके पास वर्क इरिवर्सिबल गिवन है, तो इरिवर्सिबल वर्क होगा -P एक्सटर्नल V2 - V1। ये आपके पास हो गया वर्क। तो एक काम करते हैं ना, इस फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं और सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप में बात करता हूं, तो यहां जो मेरे पास W1 होगा वो -P एक्सटर्नल कितना होगा बेटा? फाइनल जो प्रेशर होना चाहिए वो वही होगा जो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर था, तो उसको हमने ले लिया P। आपके पास V2 - V1, देखो V2 फाइनल क्या होगा? nRT बाय फाइनल प्रेशर क्या था? P, माइनस V1 कितना होगा? nRT बाय P1 कितना था आपके पास? 2। ये आपके पास W1 का डाटा आया। N कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट होगा ही होगा। ऐसे जब मैं W2 की बात करता हूं, तो W2 का डाटा मेरे पास क्या आएगा? -P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? जो फाइनल प्रेशर था 8। V2 का डाटा मैं क्या ले सकता हूं? V2 का डाटा लेके चलेंगे nRT डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर P माइनस nRT, और आपके पास इसके लिए जो V1 होगा उसके लिए प्रेशर क्या था? P। ये कुछ डाटा आपके पास आ गया W1 एंड W2 का। तो एक काम करते हैं ना, अपन इसको लिख देते हैं W1 इक्वल्स टू, आप क्या लिख दें, इसको अपन गायब करें, तो आपके पास nRT तो कॉमन आ गया है ना। ब्रैकेट में देखते हैं, आपके पास ये माइनस था, तो एक काम करते हैं इसको पहले ले लेते हैं। तो आपके पास P/2 -1, ये डाटा इसके लिए आएगा। W2 की जब हम बात करते हैं, तो W2 का डाटा आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ गया आपके पास nRT, तो बाहर कॉमन आ गया, और आपके पास क्या बचेगा? ये आ जाएगा बेटा 8/P -1। ये डाटा आपके पास W1 एंड W2 का हो गया है ना। इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा? मैं करता हूं WNET मेरे पास आ जाएगा। देखिए पहले क्या दिया था? nRT P/2 -1 प्लस nRT, और यहां आपके पास आ गया था डाटा 8/P -1। ये आपके पास हो गया 8/P -1। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं, तो nRT मेरे पास कॉमन, ये बचेगा मेरे पास P/2 -1, ये होगा 8/P -1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? nRT, ये इक्वेशन आ गई आपके पास P/2
प्लस 8/p माइनस 2, ये इक्वेशन आ गया, है ना। और ये आपके पास वर्क जो आएगा वो नेट वर्क आएगा टोटल। अब हमसे जो कंडीशन बोली हुई है वो कंडीशन क्या बोली थी, हमसे कंडीशन बोली थी कि आपको मिनिमम वैल्यू जो होगी वर्क की वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास जो ये p/2 प्लस 8/p माइनस 2, इसको थोड़ी देर के लिए मैं y मान लेता हूं, इसकी वैल्यू आपको मिनिमाइज लानी है। तो अपन क्या करें, इसके लिए dy/dp का डाटा आपके पास 0 आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा आना चाहिए तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं p के साथ, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी सर, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये 1/2 माइनस 8/p स्क्वायर एंड दैट शुड इक्वल्स टू 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल्स टू 8/p स्क्वायर, और अपन लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 4। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। तो एक बार y की वैल्यू को चेक कर लीजिए आप, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 4/2 प्लस 8/4 माइनस 2। तो इसकी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे पास वर्क जो नेट होगा वो नेट वर्क कितना आ जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स 0.5, r को हम r रहने देते हैं। टेम्परेचर आपको कितना दिया था, चेक कीजिए बेटा, टेम्परेचर कितना था 600 केल्विन, 600 केल्विन था तो इसको 600 लिख देते हैं, इनटू ये y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 600 r, 2 इंटू 0.5 इज 1। तो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 600 r। तो आप चेक कीजिए आंसर क्या दिया हुआ है, बी शुड बी द करेक्ट वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन। हमारे पास इसमें दिया हुआ है रिवर्सल रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें टाइम kf और kb हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दिया गया है। टाइम t पे टाइम 0 पे हमारे पास r का कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 बताया गया है। तो आ जाते हैं एक बार इसको हम डिस्कस करते हैं हमारे पास किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारे पास रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है। t इक्वल टू 0 पे बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r0 दिया गया, इसका कंसंट्रेशन इसका 0 दिया है। t टाइम पर इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो बोला जाए r है, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, p है, ठीक है। और हमको पता है जो रेट होता है एट इक्विलिब्रियम, हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड जो रेट होता है वो बैकवर्ड रेट के क्या होता है, बराबर होता है। तो फॉरवर्ड रेट हम लिखेंगे k फॉरवर्ड इनटू हमारे पास आ जाएगा r का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बैकवर्ड हम लिखेंगे k बैकवर्ड इनटू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में एक हमारे पास रिलेशन दिया गया है, जो kb है, जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है कि kb इज इक्वल टू है 4 टाइम ऑफ kf, ठीक है। तो बोला जाए तो हम यहाँ पे kf की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी kb की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू kf इंटू हमारे पास p का कंसंट्रेशन तो है ही, kf इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा r। तो बेसिकली बोला जाए हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा, kf से kf हमारे पास घट जाएगा, हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा, रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक रिलेशन। दूसरा हमारे पास रिलेशन क्या हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम देखें मास कांस्टेंट होना चाहिए, तो r0 जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, r प्लस p के। जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन था, जो स्टार्टिंग में r हमने लिया था, वो किसके बराबर होना चाहिए, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट के। सर रिएक्टेंट हमारे पास r और p का कंसंट्रेशन में एक रिलेशन है, r को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों, r को लिख सकते हैं अपन 4p प्लस p, यहां आ जाएगा r0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, p अपॉन, कुल मिला के बोला जाए तो यह आ जाएगा 5p इज इक्वल टू r0। तो बोला जाएगा p अपॉन r0 इज इक्वल टू कितना, 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे, यदि हमारे पास r अपॉन p0 आ गया है, हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि p की जगह पे हमने क्या लिख दिया, r अपॉन 4। तो यदि हम इसको लिख सकते हैं r0 इज इक्वल टू r प्लस p की जगह पे हमने क्या लिखा, इस बार p की जगह पे हमने लिखा r अपॉन 4, r अपॉन 4। तो ये आ जाएगा r0 इज इक्वल टू 5 r अपॉन 4, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, r अपॉन r0 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 0.8। मतलब r अपॉन r0 किसके बराबर आ रहा है बच्चों, 0.8, और p अपॉन r0 किसके बराबर होता है, 0.2, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे p अपॉन r0, हमारे पास यहाँ देखेंगे p अपॉन r0 किसके बराबर आ रहा है बच्चों, 0.2। तो p अपॉन r0 हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 0.2 के बराबर होना चाहिए। और r अपॉन r0 किसके बराबर आ रहा है, सर r अपॉन r0 के बराबर है 0.8 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलना चाह रहा है डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, गिवन स्पेसिस जो हमारे पास दिए गए इनके डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाइपोल मूवमेंट के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन दिए हैं
BF3 जब हम बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका शेप बनेगा। हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका शेप निकाल सकते हैं और इसमें हम देखेंगे म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 0, इसका म्यू क्या आ जाएगा 0। सेम इसी तरीके से यदि हम NH4 प्लस का बनाते हैं, किसका बनाते हैं NH4 प्लस, इसका भी म्यू हमारे पास सारे ऑल डायरेक्शन में हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है बेटा, सब डायरेक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन है और सारे एक सेम एंगल में है, तो यहाँ भी म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का म्यू तो क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अगला हमारे पास है NF3 और NH3। तो यदि हम NF3 को बनाना चाहें तो बेटा NF3 एक लोन पेयर के साथ इस तरीके से बनना चाहेगा और यदि हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो हम लिखते हैं बेटा कहां से कहां तक, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो से हाई, लो से हाई, और यहां पे लोन पेयर की ओर करते हैं। तो हमारे पास म्यू तो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगला चलते हैं NH3 के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन है, इसमें ये रहा लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन। हमारे पास क्या कर होते हैं लो से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो से हायर इलेक्ट्रोन, और हमारे पास यहां से तो ये म्यू नेट हमारे पास क्या होता है इंक्रीज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव, ये लोन पेयर वाला इसके में कुछ परसेंटेज कम कर रहे होंगे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। तो मतलब सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा NH3 का, देन हमारे पास कितना आ जाएगा NF3 का, देन हमारे पास उसके बाद इन दोनों का क्या म्यू 0 है, तो इन दोनों का बराबर हो जाएगा BF3 एंड बोले जाए हमारे पास NH4 प्लस। आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन ए हो, इससे मैच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आइए अब हम लेके चलते हैं एक ऑर्गेनिक का अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कंसिडर LiBH4 reduces an ester group to corresponding alcohol and does not reduce a carboxylic group। ये उसने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर मेरे को लिथियम LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्रेट दिया हुआ है तो ये आपके पास एस्टर ग्रुप को तो रिड्यूस करेगा लेकिन एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, है ना। यहां भी आपके पास एस्टर ग्रुप है, इसको तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस करेगा लेकिन एसिड को नहीं करेगा। और BH3 के लिए तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि BH3 जो होता है वो एसिड को रिड्यूस कर पाएगा और वो आपके पास एसिड को रिड्यूस कर पाएगा। तो अब कुल मिला के हमको इस क्वेश्चन में चेक करना है और आपके पास क्वेश्चन जो दिया है वो आइसोमर्स का दिया हुआ है ना। प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट को आपको कंपेयर करना है कि आइसोमर्स की फॉर्म। देखो बेटा क्या करें इस क्वेश्चन में, अगर मैं LiBH4 की बात करता हूं, मुझे एस्टर को रिड्यूस करना है, तो क्या मैं इसका एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बना दे। ये तो मिथाइल हो गया अपने पास, है ना। ये आपके पास वेज दिया है, ये आपके पास डैश दिया है और हमने बोला कि ये COOH को इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन इसको CH, ये आपके पास जो स्पीसीज होगी इसको कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये अल्कोहल और ये एसिड, एसिडिफिकेशन दे रखा है, तो आपके पास अल्कोहल और एसिड क्या एस्टरिफिकेशन भी कर दें, बिल्कुल कर देना चाहिए सर। तो अगर एस्टरिफिकेशन होगा तो आपके पास जो फाइनल स्पीसीज यहां बनेगी प्रोडक्ट की फॉर्म में वो क्या बन जाएगी बेटा, देखना ये वेज पर, ये CH2, ये आपके पास डैश पर, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये O, कुछ इस टाइप का आपके पास एस्टरिफिकेशन होगा, है ना। ये आपके पास साइक्लिक एस्टर फॉर्म हो जाएगा। एक बार इधर सोच लेते हैं। इस केस में अगर अपन बात करें तो आपके पास BH3 दिया हुआ है, BH3 अगर गिवन होगा तो एसिडिफाई जब आप करेंगे तो यहां तो मिथाइल को कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं BH3 की बात करता हूं, ये एसिड को रिड्यूस करेगा लेकिन एस्टर को कहीं अफेक्ट नहीं करेगा, C डबल बॉन्ड OOET। और यहां की अगर अपन बात करें तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, चल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यहां एसिडिक मीडियम फिर से दिया है तो आपके पास ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो आपके पास जो नई स्पीसीज होगी वो स्पीसीज कैसी बन रही होगी, वो कुछ ऐसी बन रही होगी, C डबल बॉन्ड O, यहां आपके पास ये CH2, ये O। चेक कीजिए आप, आपके पास जब मैं इस P और इस Q को कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों केस में इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जब मैं यहां चेक करता हूं तो यहां वेज पर जो आपके पास एस्टर का CH2 था वो आपके पास कहां आ गया, डैश पर आ गया, और जो आपके पास डैश पर था वो COO वो आपके पास कहां आ गया, वेज पर। इसका मतलब इस कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा
लेकिन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएंगे, डायस्टेरियोमर्स। सो दे बोथ आर कंसीडर्ड एज, P and Q आर कंसीडर्ड एज डायस्टेरियोमर्स। इसका मतलब आपके पास ये पॉसिबल नहीं है और इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास बी और सी में ही कोई आंसर पॉसिबल होगा। चेक कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जब अपन चेक करेंगे तो सेकंड पार्ट अब आपसे क्या कहता है कि एक नई स्पीसीज फिर से लिया हमने। इस बार आपने क्या किया सर, ये देखिए यहां आपने CH3 डिफाइन किया है ना। ये आपके पास वेज पर क्या दिया CH3, तो डैश पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां फिर से देखोगे तो बेटा ये जो LiBH4 होगा वो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो यहां वाला जो कार्बन होगा वो CH2OH बन जाएगा, CH2OH। और यहां वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन जैसा था एसिड, वो एसिड की फॉर्म में ही रहेगा। और चूंकि एसिडिफिकेशन किया है तो कायदा ये कहता है कि आपके पास यहां फिर से एस्टेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, CH2O। यहां आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये आपके पास साइक्लिक एस्टेरिफिकेशन हुआ। जब मैं यहां की बात करता हूं तो इस केस में यहां आपके पास क्या होगा सर, सेम वही प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। ये CH3, यहां जो आपके पास गिवन था वेज पर, वो जो आपके पास एस्टर था दैट विल रिमेन एज एस्टर, और यहां जो आपके पास डैश पर था ये आपके पास CH2OH। क्या चेक करें हम वापस से, एसिडिफिकेशन किया है तो फिर से एस्टेरिफिकेशन कर दीजिए, और एस्टेरिफिकेशन करेंगे तो ये तो CH3, यहां आप चेक कीजिए फिर से आपके पास एस्टेरिफिकेशन हुआ तो ये वेज ये डैश, यहां CH2O और यहां आपके पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। क्या आपके पास फिर से दोनों के दोनों एक दूसरे के डैश ट्यूमर्स फॉर्म हो गए? यस, दे बोथ आर अगेन डैश ट्यूमर्स। मींस दोनों के दोनों केस में P and Q are dash tumors and R and S are also dash tumors. तो correct answer should C. C will be the correct one. क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कुछ एनर्जीज दिया गया है, हमारे पास 2s 2p ऑर्बिटल इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे पास मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में आ रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक एक करके स्टेटमेंट। हमारे पास लिथियम का 2s और लिथियम का 2p, लिथियम के 2s और 2p के लिए हमने n+l रूल यदि लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s का हमारे पास n+l हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, जो कि डेफिनेटली सही है। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 2p की ज्यादा होगी लिथियम में एज कम्पेयर टू 2s। हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हमको पता है क्या होना चाहिए कि 1s से ज्यादा होगा किसका, 1s से ज्यादा होगा 2s, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। देन हमारे पास किसका आता है 3s, और 3s 3p और 3d इनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। ये किसके लिए होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए होता है। तो हमारे पास इसके हिसाब से हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन भी सही होगा। अब जैसे कि हमें पता है 2s और 2p, 2s और 2p क्या है हाइड्रोजन के लिए सेम, तो यहाँ 2s भी लिख सकते हो और 2p भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बोला गया 2s और हमारे पास 2s किसका कंपेयर करना है, लिथियम। लिथियम और हाइड्रोजन में दोनों में यदि मैं जेड इफेक्टिव चेक करूं तो जेड इफेक्टिव हमारे पास बच्चों लिथियम का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, लिथियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। अब जेड इफेक्टिव यदि ज्यादा है तो यानी इसने बॉन्ड बढ़िया बना के रखा, तो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाए बहुत ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, हमेशा कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या हो रही होगी, कम। जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो लिथियम में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो यानी स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास 2s ज्यादा हो जाएगा, लिथियम की ज्यादा, सॉरी लिथियम की क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2s है, सॉरी 2p है, जो 2p और 2s दोनों तो सेम ही होगा। हमने देखा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए 2s और 2p क्या होते हैं, बराबर हो रहे होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन, डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन में हमें MnO2 की रिएक्शन दी गई है। MnO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव्स MnCl2 प्लस X, कोई गैस निकल रही है जो कि ग्रीनिश कलर की है, ग्रीनिश येलो, एंड वाटर। देन अगेन जो X है वो एक्सेस में अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड Y प्लस HCl बना रहा है। देन अगेन जो X है वो F2 एक्सेस में एट 573 केल्विन पर Z बना रहा है, और हमें बताना है कि X इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, Y हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, Z is used in the enrichment of uranium, and last one Y is a strong Lewis base than ammonia। तो बात करते हैं इसकी। तो अगर बात करूं MnO2 की रिएक्शन की,
पहले हमें MnO2 को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया है, MnO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एंड जब ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देता है MnCl2 प्लस Cl2 एंड वाटर। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहां पर 4HCl, यहां पर 4HCl यूज होंगे, देन MnCl2 प्लस Cl2। तो बात करें इस गैस की, ये गैस हमारे पास क्लोरीन गैस होने वाली है, जिसका कलर कैसा है, जिसका कलर हमारे पास ग्रीनिश येलो है। कैसा कलर है? ग्रीनिश येलो कलर है। ठीक है, इसका कलर कैसा है? ग्रीनिश येलो। ओके, नेक्स्ट अब जो Cl2 है, जो X गैस है हमारे पास, जो X गैस है, नाउ दिस Cl2 इज X। अब जो X गैस है, Cl2 गैस, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, और यहां पर Cl2 हमारे पास क्या है? हमारे पास Cl2 एक्सेस में है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये हमें दे रहा है Y प्लस HCl। क्या दे रहा है? Y प्लस HCl, Y प्लस HCl। अब यहां पर जब भी Cl2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, जब भी Cl2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और Cl2 हमारा एक्सेस में है, तो यहां से ये बनेगा NCl3। क्या बनेगा? NCl3। ये बनता है हमारा NCl3। इसका मतलब जो Y हमारे पास दिया गया है, जो Y अननोन कंपाउंड है, ये क्या होने वाला है? ये Y हमारा NCl3 होने वाला है। ओके, नाउ अब बात करें थर्ड रिएक्शन की। अगर बात करें थर्ड रिएक्शन की, सो थर्ड रिएक्शन में जो X हमारा है, मींस Cl2 जो हमारे पास है, वो F2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? Z बना रहा है। ओके, तो X हमारे पास Cl2 गैस है, और ये F2, और F2 यहां पर हमारे पास एक्सेस में है। F2 क्या है? एक्सेस में है। ये 573 केल्विन पर क्या बना रहा है? ये 573 केल्विन पर ClF3 का फॉर्मेशन क्या करेगा? क्या करेगा? ClF3 का फॉर्मेशन करने वाला है। तो यहां पर जो हमारा Z कंपाउंड है, यहां पर जो हमारा Z कंपाउंड है, वो क्या है? वो ClF3 है। क्या है? ClF3। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है, ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है। पहले रिएक्शन में MnO2 कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 प्लस Cl2 गैस निकाल रहा है, तो X जो अननोन गैस है वो Cl2 है। देन इन सेकेंड स्टेप जो Cl2 एक्सेस में है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके NCl3 का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड इन थर्ड स्टेप जो Cl2 है, वह एक्सेस F2 के साथ रिएक्ट करके ClF3 का फॉर्मेशन कर रहा है। आप बात करते हैं ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है X इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। यस, जो Cl2 गैस है, Cl2 गैस का यूज किया जाता है किसके लिए? Cl2 गैस का यूज किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। सर कैसे वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है? तो जब Cl2 गैस वाटर में मिलती है, जब Cl2 गैस वाटर में मिक्स होती है, तो ये बनाती है HOCl। ये फॉर्मेशन करती है HOCl एंड HCl का। तो ये फॉर्मेशन करती है HOCl और HCl का। अब यहां पर ये जो HOCl हमारे पास है, ये HOCl जो वाटर में प्रेजेंट वायरस बैक्टीरिया होता है, उनके डीएनए का ब्रेकडाउन कर देता है, और उनके साथ ये क्या कर देता है? उनको खत्म कर देता है। मतलब अगर Cl2 को मैं वाटर के साथ यूज करूं, तो यहां पर HOCl बनने वाला है। जो HOCl है, ये वाटर में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है, जो पेस्टिसाइड है, बैक्टीरिया है, उनको क्या करने वाला है? ये खत्म करने वाला है। इसका मतलब जो Cl2 गैस है, वो यूज की जाती है किसके लिए? वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नाउ बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में Y हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो बात करें Y स्पीशीज की, तो Y हमारे पास NCl3 है। Y हमारे पास क्या है? Y हमारे पास NCl3 है। और अगर बात करूं NCl3 के हाइब्रिडाइजेशन की, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहां से NCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? NCl3 का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp3। सर हाउ इट इज sp3? तो बेसिकली अगर बात करें स्टेरिक नंबर की बात करें, तो स्टेरिक नंबर बराबर 1/2, एंड नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5, एंड Cl इज मोनोवैलेंट एटम, 5 + 3 8, और इट इज 8/2। 8/2 मींस इट इज 4, और 4 स्टेरिक नंबर होता है sp3 के लिए। 4 स्टेरिक नंबर किसके लिए होता है? sp3। इसका मतलब
कि जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अगर sp3 है तो 3 उसके पास बॉन्ड पेयर हैं, 3 उसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, क्या होगा, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, और यहां पर हमारे पास ये लोन पेयर रहेगा। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और sp3 है तो स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, स्ट्रक्चर पिरामिडल आने वाला है। स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल आने वाला है। इसका मतलब ये जो बी स्टेटमेंट है बेटा, ये जो बी स्टेटमेंट है ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां पर जो बी है वो प्लेनर स्पीसीज नहीं है, बी यहां पर क्या है, बी हमारे पास यहां ट्राइगोनल पिरामिडल है। ओके, नाउ बात करें ऑप्शन सी की, जेड इज यूज्ड इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। बात करें जेड की तो जेड हमारे पास है ClF3, जेड हमारे पास क्या है, ClF3। तो यहां पर ClF3 का यूज किया जाता है यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए। कैसे, अगर बात करें ClF3 की तो ClF3 क्या करता है, यूरेनियम के साथ रिएक्शन करके UF6 बनाता है। यहां से क्या फॉर्मेशन करता है, यहां से ClF का फॉर्मेशन करता है, UF6 का फॉर्मेशन करता है, और यहां से इसको यूज किया जाता है इसके एनरिचमेंट के लिए। इसका मतलब जो ClF3 है इसका यूज किया जाता है यूरेनियम की रिएक्शन में, यूरेनियम के एनरिचमेंट में इसका यूज हम करते हैं, किसका, जेड का, दैट इज जेड इज ClF3। मतलब इसका मींस ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, सी भी क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। बात करें लास्ट स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट डी, Y इज स्ट्रॉन्गर ल्यूइस बेस देन अमोनिया। तो अगर बात करें Y की तो Y हमें पता है Y NCl3 है। नाउ अब हमें कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर बेसिसिटी ऑफ NCl3 एंड NH3। तो बात करें NCl3 की बेसिसिटी की और NH3 के बेसिसिटी की, तो यहां पर हमारे पास दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन बोथ केस वी हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां भी sp3 है, यहां भी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। नाउ अगर बात करें नाइट्रोजन की, सो यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरीके से है, ये Cl है, ये भी Cl है। यहां भी अगर बात करें नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेटा, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर बात करें Cl, तो यहां पर जो Cl है ये Cl -I ग्रुप लगाएगा, यहां पर -I इफेक्ट लगाएगा। अब अगर ये Cl -I इफेक्ट लगाएगा तो ये क्या करने वाला है, ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करने वाला है, विड्रॉ करने वाला है। अगर ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो NH3 की बेसिसिटी क्या होगी, NH3 की बेसिसिटी बेटा ज्यादा होगी, किससे, NCl3 से। तो अगर बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करूं तो NH3 का बेसिसिटी ज्यादा होगा NCl3 से। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है कि जो Y है वो स्ट्रॉन्ग बेस, लुईस बेस नहीं है अमोनिया से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बात करें इस क्वेश्चन की तो यहां पर A एंड C करेक्ट ऑप्शन होंगे हमारे पास, B एंड D क्या होंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट्स होंगे। ओके, नाउ बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमारे पास रिएक्शन का क्वेश्चन है। हमारे पास PTF6 एंड O2 की रिएक्शन कर रहा है एंड कुछ हमारे, और ये बोल रहा है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। तो जब PTF6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है, एंड उस आयनिक कंपाउंड के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स हमसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि जो आयनिक कंपाउंड में X पॉजिटिव स्पीशीज है, जो X पॉजिटिव स्पीशीज है बेटा उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बोल रहा है। इसको हम देखेंगे कि क्या X प्लस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या 1.5 होगा या नहीं होगा। अगेन सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि जो d ऑर्बिटल है, ये जो स्पीशीज में जो मेटल आयन होगा बेटा, इस स्पीशीज में जो मेटल आयन है उस मेटल आयन में क्या डी ऑर्बिटल में क्या 5 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है पूछ रहा है। ओके, इसको भी हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पूछ रहा है कि PTF6 एक्ट कर रहा है एक ऑक्सीडेंट की तरह, रिएक्शन में एक ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो PTF6 है वो एक्ट करता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह। तो बात करेंगे इसको। तो पहले अगर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो PTF6 जब O2 के साथ रिएक्शन करता है, PTF6 जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज PTF6O2।
और हेयर वी हैव प्लस चार्ज, हेयर वी हैव माइनस चार्ज, मतलब ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, और यहां पर PTF6 के पास नेगेटिव है और O2 के पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर आयनिक कंपाउंड। बेटा ये क्या है हमारा, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। ओके चलो अब बात करते हैं इस आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो पहली बात कि इस आयनिक कंपाउंड में जो X प्लस है, इस आयनिक कंपाउंड में जो X प्लस है, दैट X प्लस इज O2 प्लस। क्या है यहां पर, ये जो X प्लस है ये O2 प्लस है, और ये जो Y नेगेटिव है, यहां पर जो X प्लस है बेटा, दैट X प्लस इज O2 प्लस, एंड ये जो Y नेगेटिव है बेटा, दिस Y नेगेटिव इज PTF6 नेगेटिव, दिस इज PTF6 नेगेटिव। ओके नाउ तो ये तो हमने पता कर लिया कि जी इसमें जो ये आयनिक कंपाउंड है इसमें X प्लस क्या है एंड Y नेगेटिव क्या है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। पहला स्टेटमेंट, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X प्लस इज 1.5। चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो X प्लस हमारे पास, X प्लस मींस वी हैव O2 प्लस, और बात करें O2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर की, बात करें O2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर की, तो हमें पता है जो O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। और अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हम एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे होते हैं। किससे निकाल रहे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग से। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग से निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। इसका मतलब O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है वो 2.5 बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 0.5 से ये इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए। बट हमें O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिया गया है, 1.5। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट ए मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X प्लस इज 1.5, ये क्या है, रॉन्ग है। X का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट, वैलेंस d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इन X प्लस Y नेगेटिव हैज 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब हमें पता है कि सर ये जो मेटल आयन है, इसमें ये जो मेटल आयन हमारे पास है, यहां पर नेगेटिव स्पीसीज कौन सी है, नेगेटिव स्पीसीज मींस Y नेगेटिव हमारा क्या है, Y नेगेटिव हमारा PTF6 नेगेटिव है। अब इस PTF6 में हमें पता है प्लेटिनम मेटल आयन है, और अगर प्लेटिनम मेटल आयन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसके d ऑर्बिटल में। तो पहले अगर मुझे प्लेटिनम के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पहले मैं क्या निकालूंगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो PTF6 नेगेटिव, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, सो X प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, और यहां से जो X आएगा दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 6, और X की वैल्यू कितनी आएगी, +5। इसका मतलब जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितने में है, ये प्लेटिनम क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस कॉम्प्लेक्स में, इस आयनिक पार्ट में, इस नेगेटिव पार्ट में कितने में है, +5 में। अब अगर मैं बात करूं प्लेटिनम के एटॉमिक नंबर की, सो इट इज 78, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं प्लेटिनम के, सो इट इज 4f14, 5s2, 5p6 एंड 5d9 एंड 6s1। इट इज 5d9 6s1। कितना होगा, 5d9 6s1। अब अगर हम इससे प्लेटिनम +5 बनाएं, मतलब हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो हमें पता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऑलवेज आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, तो S से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देन अब जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन है वो किससे निकलने वाले हैं, D वाले से। तो अगर मैं प्लेटिनम +5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, प्लेटिनम +5 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होने वाला है 4f14, 5s2, 5p6 एंड 5d5। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो प्लेटिनम +5 है, प्लेटिनम +5 के d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके d ऑर्बिटल में हैं। इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है,
जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। वैलेंस d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है। बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी वाले में PTF6 एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट इन द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में जो PTF6 है वो ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या अगर हम बात करें कि यहां पर जो O2 है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। इसका मतलब कि यहां पर जो PTF6 नेगेटिव है, PTF6 है, उसका रिडक्शन हो रहा है। अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो किसकी तरह काम करेगा, यहां पर वो ऑक्सीडेंट की तरह काम करने वाला है। किसकी तरह काम करने वाला है, ऑक्सीडेंट की तरह काम करने वाला है। यस और नो? तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है, PTF6 act as an oxidant in this reaction. Yes, again this statement is correct statement because PTF6 act कर रहा है oxidant की तरह। लास्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, डी स्टेटमेंट, PTF6 act as fluorinating agent in the reaction। इसका मतलब क्या इस रिएक्शन में जो PTF6 है, क्या वो फ्लोरीन को प्रोवाइड कर पा रहा है, क्या वो F को प्रोवाइड कर पा रहा है, नहीं। तो यहां पर ये जो PTF6 है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग F in the reaction. So again this statement is wrong. So we can say कि यहां से B and C ऑप्शन क्या होगा, यहां से B and C ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। B and C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। या अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास रिएक्शन का है, बट यहां पर हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास एक सॉल्ट दिया गया है। ओके, इस सॉल्ट में पहला फर्स्ट स्टेप में कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस क्या किया गया है, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, एंड सेकंड में V2O5 किया गया है, V2O5 डाला गया है। इसका मतलब जब भी V2O5 डालते हैं और 500 डिग्री टेम्परेचर एंड 10 to 20 atm प्रेशर पर क्या होने वाला है हम देखेंगे, और फिर Q बनेगा, और Q से अगेन अनहाइड्रस AlCl3 है, और थैलिक एनहाइड्राइड हमें दिया गया है, थैलिक एनहाइड्राइड, उससे R बनने वाला है, और R में हमने अगेन PCl5 और H2PDBSO4 डाला है। हमने यहां से क्या डाला है, H2PDBSO4 हमने डाला है। देन अगेन S जो बन रहा है, उस S में हमने NH2 डाल के उसको हीट कर दिया गया है। बात करते हैं इस कंप्लीट रिएक्शन की। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो हमें दिया गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA। हमें क्या दिया गया है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, और इसमें हमने फर्स्ट स्टेप कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस क्या किया गया है, हमने कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस जब भी होता है, जब भी यहां से कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यहां से CO2 गैस का रिमूवल होगा, यहां से CO2 गैस निकलेगी, और जैसी CO2 गैस निकलेगी, यहां से CO2 गैस निकलेगी, उसी तरीके से क्या होगा, यहां पर कार्बन रेडिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और कार्बन रेडिकल हमें मिलने वाला है। और हम जानते हैं कि जो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, उसके कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में इंटरमीडिएट हमारा क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहां से CH3 CH2 और CH2 रेडिकल हमें मिल जाएगा, इससे हमें कार्बन रेडिकल मिल चुका है। अब अगेन क्या होगा, ये जो कार्बन रेडिकल है ये खुद के रेडिकल के साथ क्या शो करेगा, कॉम्बिनेशन शो करेगा, और अगर एक कॉम्बिनेशन शो करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा N-हेक्सेन। क्या बनाएगा, ये N-हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा, ये N-हेक्सेन बनाएगा। ओके, तो हमारे पास ये बन गया N-हेक्सेन। क्या बन गया, N-हेक्सेन। ओके, सो यहां पर ओनली फर्स्ट स्टेप अभी हमने कंप्लीट किया है।
फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिला है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें अभी एन हेक्सेन मिला है। अब इस एन हेक्सेन के ऊपर हमने डाल दिया है V2O5। क्या डाल दिया है? V2O5 एट 500 डिग्री सेल्सियस एंड 10 to 20 ATM प्रेशर। तो अब यहां पर क्या होने वाला है? ये जो V2O5 है, ये एरोमेटाइजेशन शो करेगा। ये क्या शो कर देगा? ये यहां से एरोमेटाइजेशन करेगा, यहां से एरोमेटाइजेशन करेगा। और जैसे ये एरोमेटाइजेशन यहां से करेगा, ये जो एन हेक्सेन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये एन हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट Q है, ये प्रोडक्ट जो Q है, ये हमारा क्या है? दिस प्रोडक्ट Q इज बेंजीन। इसका मतलब ये जो Q है ये क्या बनने वाला है? बेंजीन है। ओके, नाउ अगेन ये पहला स्टेप है। अगेन सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है? अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमने क्या किया है? इसको थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या किया गया है? ट्रीट किया गया है। तो हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड है। अब रिएक्शन में क्या होगा? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसको ट्रीट किया गया है, तो यहां से कुछ रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी और ये नेगेटिव इधर आएगा, और जैसे इस तरीके से हमारे पास बेंजीन एंड यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड अगेन हमारे पास यहां क्या है? PH है। अगेन हमारे पास क्या है? बेंजीन है। और उस बेंजीन में हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। और जैसे ही हम इसको प्रोटोनेट करेंगे तो यहां से क्या आएगा? यहां से OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां से OH बनने वाला है। इसका मतलब इस सेकंड स्टेप के बाद हमारे पास जो R है वो R कुछ इस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज आवर R प्रोडक्ट। ये हमारा R प्रोडक्ट है। अब इस R प्रोडक्ट के ऊपर हमने डाला है, अगेन हमने इस R के ऊपर हमने PCl5 हमने डाला है। तो फर्स्ट स्टेप में अगेन हमने इसके ऊपर PCl5 ऐड किया है। और जैसे ही मैं PCl5 ऐड करूंगा तो मुझे पता है कि ये जो यहां से जो Cl होगा, यहां पर इस OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा? इस OH के प्लेस में क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। एंड दिस OH इज कन्वर्टिंग इनटू Cl एंड दिस OH इज कन्वर्टिंग इनटू Cl। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। यहां से OH की जगह क्या मिल जाएगा? एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। अब अगेन इस एसिड क्लोराइड के ऊपर H2PdBSO4 हमने ऐड किया है। और हम जानते हैं जब भी हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है और उसके ऊपर हम H2PdBSO4 ऐड करते हैं तो हमारा जो एसिड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। इसका मतलब यहां से अब हमें एक एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा इस एसिड क्लोराइड की जगह। तो यहां पर दिस इज बेंजीन, अगेन C डबल बॉन्ड O, अगेन रिंग एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। सो दिस इज आवर सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज S। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा S है। ये S बन चुका है। दिस इज आवर S। अब इस S के ऊपर हमने क्या डाला है? इस S के ऊपर हमने NH2 और इसमें हमने हीट को ऐड किया है। हमने हीट डाली है। तो इसको अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इसके ऊपर NH2 को हम ऐड करने वाले हैं। NH2 को हम ऐड करने वाले हैं। NH2 एंड हीट। और जैसे हम इसमें NH2 ऐड करेंगे तो ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो CO है कार्बोनिल, ये कार्बोनिल क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? वाटर का रिमूवल करेगा। क्या करने वाला है? वाटर का रिमूवल करने वाला है। तो यहां से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज लाइक दिस बेंजीन। अगेन हमारे पास यहां पर रिंग है और यहां पर हमारे पास C डबल बॉन्ड N, वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस C डबल बॉन्ड N again NH2 C डबल बॉन्ड N and NH2।
C डबल बॉन्ड N, अगेन NH2 एंड अगेन क्या होगा यहां से, अगेन यहां से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्मेशन करेंगे, अगेन यहां से वाटर निकाल देंगे और जैसे ही वाटर निकालेंगे तो यहां पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, कुछ इस तरीके से हमारे पास बनने वाला है। डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड विद बेंजीन रिंग। किसके साथ बना देगा सिंगल बॉन्ड, यहां से बेंजीन रिंग के साथ क्या बना देगा, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे इस तरीके से फॉर्मेशन करने वाला है। इसका मतलब वाटर रिमूव होने के बाद यहां से हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से ये जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाने के बाद C डबल बॉन्ड N, देन सिंगल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड विथ कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड विथ अगेन दिस रिंग हमारे पास फॉर्मेशन होने वाला है। इसका मतलब जो हमारे पास T है वो T हमारे पास क्या है, वो T हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बनेगा। T हमारे पास क्या है, हमारे पास T कुछ इस तरीके से बनने वाला है, T हमारे पास कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ओके, नाउ अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, S on warming with ammonical AgNO3 result in the formation of silver mirror। तो S की अगर हम बात करें तो S हमारे पास क्या है, S हमारे पास यहां पर क्या है, इस तरीके का कंपाउंड है और इस कंपाउंड में अगर हम डालें क्या, AgNO3 को हम अगर डालें तो AgNO3 को अगर डालेंगे क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, यस और नो, यस इट विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट बिकॉज यहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि S को अगर मैं हीट करूं या वार्म करूं AgNO3 के साथ तो यहां से सिल्वर मिरर बनने वाला है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, Q on treatment with Cl2 excess in presence of UV light it gives गामा हेक्सेन। तो ये कैसे बनने वाला है, अगर मैं Q की बात करूं तो Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास बेंजीन है और जब हम बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से क्या फॉर्मेशन होता है, यहां से क्या फॉर्मेशन होता है हमारे पास, यहां से हमारे पास इस तरीके से दिस गामा हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। एंड यस अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्या कि अगर मैं Q को अगर मैं ट्रीट करूं Cl2 एक्सेस के साथ, दिस Cl2 शुड बी इन एक्सेस, ये Cl2 क्या होनी चाहिए, ये Cl2 एक्सेस में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा, यस दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। सो बी क्या होगा, बी भी राइट आंसर होने वाला है। बात करें C की, T इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो T जो हमारा बना है लास्ट में, T जो बना है दिस लास्ट प्रोडक्ट, दिस T is heterocyclic. Yes sir, this T is heterocyclic. Why this is heterocyclic? Because heterocyclic का मतलब होता है कि रिंग में बीच जो हमारी कार्बन रिंग है उसके बीच में कोई हेटेरो एटम का आ जाना, और यहां पर नाइट्रोजन आ रहा है, इसका मतलब ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। यस दिस इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगेन सी इज राइट स्टेटमेंट। बात करें डी की, आर ऑन एसिड कैटेलाइज्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। आर, अगर आर का हम क्या करें, एसिड कैटेलाइज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करें फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद ZnHgHCl, इट गिव 9,10 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन। लेट्स सी क्या ये प्रोडक्ट देगा या नहीं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर आर, दिस इज बेसिकली आवर आर। तो अगर बात करें इस आर की, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, अगेन दिस रिंग एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो जैसे ये एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, यहां से एसिडिक मीडियम में इंट्रामोलिकुलर क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करेगा, तो क्या फॉर्मेशन होने वाला है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनने वाला है। C डबल बॉन्ड O, अगेन दिस रिंग एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज आवर बेसिकली कंपाउंड। तो हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा, यहां H+ अटैक करेगा, इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होगा। ओके, क्या ये हमारा
क्या ये जो कंपाउंड है, क्या ये 9 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन है, बट इसमें हम क्या डाल रहे हैं, हम जिंक HCl भी डाल रहे हैं। और जैसे हम इसमें जिंक HgHCl डालेंगे, हम जैसे इसमें जिंक HgHCl डालेंगे तो ये क्या शो करेगा, ये रिडक्शन शो करेगा। दिस इज रिडक्शन बेसिकली। और जैसे ये रिडक्शन होगा, जैसे ये रिडक्शन होगा बेटा, यहां से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज रिंग, अनदर रिंग एंड दिस इज अनदर रिंग। ओके, तो यहां से क्या ये 9,10, क्या ये 9,10 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन है? नो, इट इज नॉट 9,10 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन। इसका मतलब डी स्टेटमेंट क्या है, दिस डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होने वाला है वो A, B एंड C होगा। क्या होगा? A, B एंड C विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। गैसीय स्टेट का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। देखो गैसीय स्टेट में क्या बोला हुआ है, 2 सिलेंडर्स बोथ फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब आपने एक सिलेंडर ये ले लिया, एक सिलेंडर आपने ये वाला ले लिया, दोनों सिलेंडर फ्रिक्शनलेस थे। दोनों में आपने मिक्सचर लिया है हीलियम एंड आर्गन का। किसका मिक्सचर लिया है? हीलियम एंड आर्गन का। क्या बोला हुआ आपसे, इन द फर्स्ट सिलेंडर द मासेस ऑफ हीलियम एंड आर्गन आर M1 एंड M2। मतलब इसका मास यहां ले लिया M1 और यहां इसका मास ले लिया M2। इन सेकेंड सिलेंडर मासेस ऑफ हीलियम एंड आर्गन आर M2 एंड M1, मींस यहां इसका मास लिया आपने M2 और आर्गन का कितना ले लिया आपने? M1। ये आपके पास M2 एंड M1। द मोलर मास ऑफ आर्गन इज 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ हीलियम। मोलर मास ऑफ आर्गन की जगह हम लिखेंगे 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम। चलेगा? अब आपने क्या बोला, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन ऑन द फर्स्ट सिलेंडर नीड्स टू बी 5 टाइम्स दैट ऑन द सेकेंड सिलेंडर so that the volume of gaseous mixture in both cylinders are equal at the same temperature। मतलब अगर मैं दोनों का टेम्परेचर सेम रखता हूं तो दोनों का वॉल्यूम अगर मुझे इक्वल लाना है तो कंडीशन क्या होगी कि अगर यहां प्रेशर P है तो यहां प्रेशर कितना रखना पड़ेगा मुझे? 5P। तब ये पॉसिबिलिटी होगी आपके पास। तो अगर ऐसा है और दोनों गैसेस आइडियल बिहेव कर रही हैं तो हमको बताना है कि M1/M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना? इनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। देखो यार, आइडियल गैस दे रखा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू क्या हो जाता है अपने पास? nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, R कांस्टेंट वैल्यू है, तो P/N को मैं एक कांस्टेंट वैल्यू ले जा सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, आराम से ले ली। अगर ऐसा होगा तो अपन एक काम करते हैं, P/N फॉर द फर्स्ट सिलेंडर शुड इक्वल्स टू P/N फॉर द सेकेंड सिलेंडर। इसके लिए प्रेशर आपने बोला 5P। देखो हीलियम का मास M1, हीलियम का मास M1 बाय उसका मोलर मास ले लेते हैं M, प्लस आर्गन का M2 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ M। ये आपके पास हो गया P। ये आपके पास क्या आएगा? M1 डिवाइडेड बाय 10M प्लस M2 डिवाइडेड बाय M। इसको आपको सॉल्व करना है। P से P कैंसिल कर दीजिए, 5। यहां आपके पास एक काम करता हूं, 10M लिख देता हूं, तो ये M प्लस 10M2 हो जाएगा मेरे पास। सिमिलरली यहां इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 10M हो गया, तो यहां बचेगा 10M1 प्लस M2। ये आपके पास इसके लिए डाटा आ गया ना? 10M से 10M कैंसिल कर देते हैं, इक्वेशन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5M1 प्लस 50M2 विल इक्वल्स टू 10M1 प्लस M2। बेटा देखो, इस M1 5M1 को इधर ले आते हैं तो आपके पास ये डाटा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5M1, और ये M2 को इधर ले आते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 49M2। तो मेरे पास M1/M2 की वैल्यू हो जाएगी 49/5 एंड दैट इज 9.8। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 9.8। तो आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 9.8। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, 9.8 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए NCS NO2 ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इनमें 2 डोनर साइट होंगी, एक नाइट्रोजन के साइड से अटैच्ड हो सकता है, एक बार
सल्फर के साइड से मेटल को कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो एज वेल एज NO2 में दो टाइप की साइड्स होंगी, एक बार नाइट्रोजन के थ्रू कर सकता है, एक बार ONO के थ्रू कर सकता है। इसका मतलब 2 आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी इसमें 2, इसमें 2 2 जा कितने हुए 4। अच्छा ग्लाइन ये हमारा कैसा है, ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, दो डोनर साइड है, ये AB टाइप का है, एक बार AB एक बार BA, दो तरीके से अटैच हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रोल प्ले करेगा। तो 4 2 जा कितने बनेंगे 8। अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो देखिए बेटा, मेटल के साथ ये जो ग्लाई लगा हुआ है, एक डोनर साइड इस पे नाइट्रोजन है और दूसरी क्या है ऑक्सीजन है। तो देखिए एक इस तरीके से अटैच्ड हुआ, इधर अपन लगा देते हैं NCS और NO2। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, मेटल के साथ N लगा दिया O, अब ये O और N ले लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ON NCS और NO2। ध्यान से देखिए, इसमें हम NCS को हम SCN भी कर सकते हैं। तो दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी SCN वाली आ जाएगी। तो एक ही आइसोमर हुआ, दूसरा जब SCN बना देंगे। एज वेल एज NO2 को हम क्या कर सकते हैं, ONO कर सकते हैं। तो हम एक पॉसिबिलिटी ये ले लेंगे, तो NCS के साथ हमारी एक पॉसिबिलिटी NO2, एक NO, दो हुई। SCN के साथ दो पॉसिबिलिटी NO2 और ONO, तो 4 आइसोमर ये हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पर इसी तरीके से NCS है, NCS के साथ NO2 ले लें, एक बार ONO ले लें, तो 2 ये बन गए। NCS की जगह हम SCN ले लें, उसके साथ भी NO2 ONO 2 ये ले लें, तो 2 2 4 ये हो गए। तो 4 + 4 टोटल कितने आ जाएंगे 8 आइसोमर्स आ जाएंगे। तो बेटा इसका आंसर क्या है हमारा 8। वैसे तो हमने डायरेक्टली ऐसे कर लिया था, लेकिन हमारी ये आइसोमर्स बनेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में the sum of total number of carbonyl compounds C double bond present in the major product X and Y in the following reaction is। ये हमको रिएक्शंस दे रखी हैं। तो देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से देखिए COOH के बगल वाला कार्बन अल्फा है, इसके बाद वाला क्या है बीटा। अगर बीटा कीटो एसिड है तो हीट करने पर क्या होता है CO2 निकल जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या होगा, जब हीट कर रहे हैं तो CO2 निकल जाएगा। एज वेल एज इसका भी तो ये COOH का अल्फा हुआ, ये बीटा, इधर से भी तो बीटा कीटो एसिड है, इधर से भी निकल जाएगा। इसका मतलब X जो कंपाउंड हमारा बनने वाला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये हमारा बन गया। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कितने आ रहे हैं 1, एक कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है। ठीक, जरा इसको देखते हैं, ये COOH है, इसके बगल वाला अल्फा हुआ, ये बीटा और ये क्या हो जाएगा गामा। तो ये तो गामा कीटो हो गया। गामा कीटो में हीट करने पर CO2 नहीं निकलता है, लेकिन यहां पर अगल बगल में CO2 दिए हैं, हीट कर रहे हैं, फिर ये क्या करेंगे, फिर ये डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये जो OH है और ये जो OH है ये H2O निकाल देंगे। अभी क्या बनने वाला है, साथ में H2O निकल गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, कितने कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इसमें कितने कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं। तो देखिए पहला कार्बोनिल ग्रुप तो ये आ रहा है C डबल बॉन्ड O, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। ये देखिए वैसे तो हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप है, लेकिन एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है कि इसमें इन्हें हम कार्बोनिल ग्रुप के तौर पे काउंट करते हैं। ठीक, तो 3 ये हो गए, इस वाले में केवल एक था। तो अगर पूछा जा रहा है कि क्या है द मेजर प्रोडक्ट X और Y में टोटल नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप कितने होंगे, तो बेटा 1 + 3 = क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइआइन। तो सबसे पहले ब्यूटा 4 कार्बन एटम है, 1,3
1,3 लगा लेते हैं, डाई आइन है 1 2 3 4, ये हमने बना लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? NaNH2, दो इक्विवेलेंट एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। Na प्लस NH2 माइनस ये बेस है, ये क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्या बनने वाला है? C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस माइनस Na प्लस, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? Followed by the reaction with excess of trans CH3CH double bond CH CH2Br, इसका हम ट्रांस ले लेते हैं, तो CH3 डबल बॉन्ड C Br, ये हम ले लेते हैं CH2Br, CH2Br, ये हमने ट्रांस ले लिया। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये यहां पर CH2Br है। रिएक्शन का टाइप कैसा होगा? SN2, ये यहां से इसको रिप्लेस करेगा तो बनने क्या वाला है वो देख लेते हैं। 2 मोल है तो पूरा 2 मोल रिएक्ट करने वाला है। देखिए CH2, इसके बाद CH2 के बाद CH2 तो यहीं पर अटैच्ड हो जाएगा, CH2 यहां पर अटैच्ड हो गया, CH, ये यहां पर Br माइनस निकलेगा प्लस ये C माइनस यही अटैक करने वाला है, आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड C H CH3, ठीक ऐसे ही इधर भी हो जाएगा, दूसरा मोल यहां अटैक करेगा तो CH2, CH2 के बाद C H डबल बॉन्ड C CH3H। अब आपसे ये प्रोडक्ट बन गया। अब आपसे पूछा गया है गिव्स X is as the major product the maximum number of carbon atom that are कोलिनियर, इसमें एक ही लाइन में कितने कार्बन एटम है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ये देखिए सारे के सारे, क्यों? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp 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 और इससे जुड़ा हुआ एटम वो भी कार्बन, ये भी तो इसी लाइन पर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कार्बन एटम है ये भी इसी लाइन पर होगा। तो कितने कार्बन एटम जो हैं वो कोलिनियर है? तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6, तो आंसर इज 6। हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास बोला गया है कि किस प्रोसेस में डेल्टा एच और डेल्टा एस का क्या रिलेशन हो रहा होगा। तो हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो जहां पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो फिजिकल एब्जॉर्ब जब हो रहा होगा जो भी सब्सटेंस है उसकी क्या हो जाएगी? एंट्रोपी सबसे पहले तो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंट्रोपी कम, क्योंकि वो पास पास आ चुके हैं हम, अब उनमें बोला जाए कि फ्रीडम खत्म हो चुकी है, तो एंट्रोपी यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो हमारे पास इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या? पी से हमारे पास इस तरीके से मिलते हुआ एक हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2। तो पी के लिए तो हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है सर। डायमंड से ग्रेफाइट जब जा रहा होता है तो बेटा डायमंड से ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। और जब थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है तो ग्रेफाइट यदि कोई भी सब्सटेंस ज्यादा स्टेबल में जा रहा होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेस देन 0। अब बात करते हैं इसमें फ्रीडम की क्या हो रही, एंट्रोपी की क्या बात हो रही। तो डायमंड थोड़ा ज्यादा रेजिडुअल स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, तो हमारे पास की एंट्रोपी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक आई होप समझ में आया होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कंडीशन होना चाहिए क्यू के लिए। तो क्यू के लिए डेल्टा एच लेस देन 0, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन 5। तो हमारे पास अगला हो जाए क्यू के लिए कौन सा बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। फिर आ जाते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बेटा जैसे हम अंडे को एग को बॉईल कर रहे होते हैं ना, उस बॉईल में हमारे पास होता है क्या कि डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। हमने उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमने उसको बॉईल किया तो डेल्टा एच तो क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। अब हमको क्या चाहिए? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, मतलब खुद से होना चाहिए। तो डेल्टा जी उसके लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव। हमने पढ़ा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो भैया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ जी सर, ये तो हो गया पॉजिटिव। सर इसको बनाना है नेगेटिव, तो ऑप्शन यही है कि हमारे पास डेल्टा एस क्या होना चाहिए बेटा? डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ये भी नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव नहीं बन पाएगा, तो यहां से डेल्टा एस क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस हमारे पास होना चाहिए पॉजिटिव, डेल्टा एच है पॉजिटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव का ऑप्शन हमारे पास है क्या? दोनों के लिए पॉजिटिव का ऑप्शन ए है। तो बेटा हमारे पास बन जाएगा आर के लिए फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। देन हम आ जाते हैं बच्चों, कौन सा हमारे पास ऑप्शन है?
प्रोपीन से साइक्लोप्रोपीन। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास जो प्रोपीन है, ये जो प्रोपीन हमारे पास है, यहां से जो हम बनाएंगे साइक्लोप्रोपीन, क्या बनाएंगे बेटा? साइक्लोप्रोपेन। ये जो साइक्लोप्रोपेन है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रोसेस में, तो यहां से यहां जाते समय इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी? डेल्टा जे एच हमारे पास ग्रेटर देन 0, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी ये प्रोसेस करवाने के लिए, पहला प्रोसेस। दूसरा आ जाते हैं डेल्टा एस की बात करते हैं। डेल्टा एस में क्या होगा कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है, इसको घूमने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो गई। यहाँ पे फ्रीडम है उसके पास, रोटेशन यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे फ्रीडम है उसके पास, यहाँ पे रोटेशन कैसा हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, उसकी फ्रीडम खत्म हो गई, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? हमारे पास कम हो जाएगी। तो मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा एस लेस देन 0 होना चाहिए, यानी बोला जाए हमारे पास एस के लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 4 होना चाहिए, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? बोला जाए तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमारे पास क्या पूछा गया है कि कितनी सारे स्पीसीज, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे पास कैसे हैं? बोलो बेटा। सीसॉ वाले हैं। कौन से वाले हैं? सीसॉ वाले हैं, या टी शेप वाले हैं, ट्रायगोनल प्लेनर है, स्क्वायर पिरामिडल है। इन सब के बाद कितने ऐसे स्ट्रक्चर हैं? तो बेटा सब में हमको क्या करना है? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो SOCl2 का दिया हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो बेटा सल्फर में होते 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में होते 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से हमारे पास 2 क्लोरीन जुड़ेंगे, और हमारे पास सल्फर में देखा जाए 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 1 ऑक्सीजन जुड़ा और 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। सर ये हमारे पास 4 बॉन्ड और 1 हमारे पास बच जाएगा लोन पेयर। बोला जाए कि इसमें 1 2 3 4 के बॉन्ड है, हमारे पास बनेगा sp3। क्या बनेगा बच्चों? sp3 बनाएंगे तो हमारे पास किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा? सर एक लोन पेयर आ गया, एक डबल बॉन्ड O आ गया, एक Cl आ गया और एक और Cl आ गया। आई होप ये आपको लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा? पिरामिडल शेप का, जो कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है सर, अगला चलते हैं हमारे पास XCOF2। ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं बनाना चाह रहा हूं बेटा। तो आ जाते हैं अपन SOCl2, अपन ने देख लिया SOCl2 हमारे पास होगा sp3, और इस sp3 में हमारे पास बनाना चाहेगा कुछ इस तरीके से, जो कि हमारे पास क्या आना चाहिए? पिरामिडल आना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। अगला हमारे पास है XCOF4। तो सर इसके लिए हम बनाना चाहेंगे, तो इसके लिए हाइब्रिडेशन निकालेंगे। सर इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से जुड़ गया, 2 और 1 लोन पेयर बन जाएगा, जब टोटल 6 आ जाएंगे, जिसके लिए हम sp3d2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? sp3d2। और sp3d2 बनाते समय हमने ध्यान दिया Xc ये रहा हमारे पास, ये फ्लोरीन, बोला जाए ये भी फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, साथ में हमने डाल दिया लोन पेयर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। बोला जाए किस तरीका का शेप है? सर स्क्वायर पिरामिडल आप इसको बोल सकते हो। यहाँ लोन पेयर ऊपर रहेगा और ये हमारे पास किस तरीके से रहेंगे? स्क्वायर पिरामिडल में। ठीक है सर, ये स्क्वायर पिरामिडल का हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है, स्क्वायर पिरामिडल का SP हम इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं, हमारे पास अगला सवाल है ClF3। सर ClF3 का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, ClF3, इसका हम क्या निकालेंगे? बैलेंस हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में जाएंगे, 2 लोन पेयर है, तो 3 2 5 हमारे पास आ जाएगा sp3d। sp3d में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? sp3d आप इसका बनाओगे Cl, 2 हमारे पास आ जाएंगे इसका लोन पेयर, 2 हमारे पास आ जाएंगे इसके लोन पेयर, एंड हमारे पास आ जाएगा ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन। आई होप ये आपको शेप समझ में आ रहा होगा, टी शेप का है, इस टाइप का है, टी शेप का है। आगे बढ़ेंगे हम, हमारे पास अगला हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल? ClF5 है। ठीक है, ClF5 में हम चलेंगे, ClF5 में क्या लिखेंगे? 5 और 1 6, तो आ जाएगा हमारे पास sp3d2। sp3d2 को हम किस तरीके से बनाएंगे बच्चों? Cl हमारे पास, इसमें लोन पेयर कितने हैं बच्चों? एक लोन पेयर हमारे पास sp3d2 में, ये हमने एक लोन पेयर बना दिया, एक फ्लोरीन, ये एक दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन और ये लास्ट एक फ्लोरीन। ये भी हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल के हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया, sp स्क्वायर पिरामिडल के हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। आगे चलते हैं अपन, आगे जैसे ही जाएंगे बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास XCF5+। कौन सा है? XCF5+। XCF5+ के लिए भी देख लेते हैं, XCF5+। तो बेटा XCF5+ लगने से इसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक कम हो गए तो 7 हो गए, 7 में से अब हम 5 करेंगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 6 आ जाएंगे। 6 के लिए हम लिखेंगे sp3d2। क्या लिखेंगे? sp3d2। sp3d2 बनाने के लिए हमने लिखा Xc, और यहाँ पे 5 फ्लोरीन आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास आ गया लोन पेयर। आई होप ये भी आपको लग रहा होगा स्क्वायर पिरामिडल। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद हमारे पास यदि ऑप्शन से देखेंगे स्क्वायर पिरामिडल के हमारे पास कितने आना है? 3, तो S के हमारे पास कितने आने चाहिए? 3। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए हमारे पास, ये दोनों ऑप्शन बचे, देखते हैं उसमें से कौन से हो सकते हैं। अगला चलते हैं हमारे पास
SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस के लिए बेटा हम SO3 2 माइनस के लिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, जैसे हम SO3 2 माइनस के लिए हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारे पास sp3। जब ये sp3 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सल्फर, ये रहा लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसमें रहेगा माइनस चार्ज। ये भी हमारे पास किस तरीके का एक स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर ट्राइगोनल पिरामिडल का शेप बन चुका है। देन अगला हमारे पास आता है HCF3 प्लस, ठीक है सर। HCF3 में ये हमारे पास एक प्लस लगते हैं, उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा सर, 7 हो जाएंगे। 7 जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 5 आ जाएगा। 5 के लिए हम लिखते हैं sp3d। sp3d लिखने के लिए हमारे पास ध्यान से देखेंगे Xe है, देन हमारे पास आएगा लोन पेयर। लोन पेयर मैंने बोला कितने आ जाएंगे अपन के पास, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, अपन ने लगा दिए 2 लोन पेयर, एक फ्लोरीन और एक हमारे पास क्या लगा देंगे, फ्लोरीन। ये भी कौन सा शेप आ रहा है, टी शेप बेटा आ जाएगा। ये भी कौन सा शेप आ जाएगा, टी शेप। तो हमारे पास टी शेप के कितने डायग्राम होंगे, तो सर टी शेप के हमारे पास एक और ये दूसरा, तो टी शेप के हमारे पास होना चाहिए कितने, 2। तो Q के 2 होने चाहिए, Q के 2 होने चाहिए हमारे पास, ये रहा Q के 2 हमारे पास, और S के 3 हमारे पास ऑप्शन ए इसमें मैच कर रहा है। क्लियर है ना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। The list 2 contains product obtained from the reaction of the compound list 1 with O3ZnH2, ozonolysis है, followed by cyclization via more stable enolate in the presence of aqueous NaOH, means aldol है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है जिसमें ओजोनलिसिस भी हो रही है और एल्डोल भी हो रहा है। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 प्रोडक्ट है, लिस्ट 1 में आपको एल्कीन्स दे रखी जिनकी पहले ओजोनलिसिस करानी है और उसके बाद उनकी एल्डोल रिएक्शन करानी है। देखते हैं सबसे पहले पी के बारे में। ये बॉन्ड ब्रेक करना है, बहुत सिंपल है, हमें ओजोनलिसिस कराना है तो क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन दे देंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये दे दिया। अब आगे फर्दर किसके साथ रिएक्शन हो रही है, NaOH के साथ। तो यहां पर एल्डोल रिएक्शन होगी, उसके लिए क्या करते हैं, यहां से हाइड्रोजन आप निकालेंगे, OH माइनस इसको रिप्लेस करेगा, ये हमारा बना कार्बन आयन, ये इस पर रिएक्ट करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग। कितने मेंबर की रिंग बनने वाली, यहां से देखिए, ये यहां से अगर कंबाइन हुआ तो इधर 5 मेंबर की हो गई, दूसरी साइड कितने मेंबर की आएगी, 7 मेंबर की रिंग। तो एक साइड 5 मेंबर की रिंग हो गई और एक तरफ कितने मेंबर की रिंग आ जाएगी, 7 मेंबर की रिंग आ जाएगी। वन 2 3 4 5 6 7 और एक तरफ कितने मेंबर की है, 5 मेंबर की। इस वाले में क्या लगा हुआ है, देखिए यहां पर CH3, जहां से ज्वाइंट हो रहा है वहां से क्या लगा हुआ है, CH3। यहां पर क्या होगा, O माइनस पे H आ जाएगा तो ये हो जाएगा OH, और बगल वाले के पास कार्बोनिल तो लगा हुआ है। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है, सेकंड वाला। तो इसका मतलब P का तो हो गया 2। Q वाले का एडिटिव्स देखते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ओजोनलिसिस जब कराएंगे, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट अपन करते हैं, ओजोनलिसिस कराया तो बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन दे दिया, ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, Zn दिया हुआ है आपको साथ में, ये हमें डबल बॉन्ड वो कर लेने हैं। अब बगल वाले से क्या करेंगे, हाइड्रोजन हम निकालेंगे और इस पर अटैक कराएंगे, तो इधर भी 6 मेंबर रिंग बनेगी, इधर भी 6 मेंबर रिंग बनेगी, और यहां पर जहां पर ज्वाइंट हो रहा है इसके पास CH3 आ रहा, बगल वाले के पास कार्बोनिल ग्रुप, और ऐसा आंसर देखिए ध्यान से कौन सा आ रहा है, फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब Q का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जरा इसका देखते हैं, तो इसमें हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहां पर एक एक ऑक्सीजन दे देना है, एक एक ऑक्सीजन दे दिया। अभी क्या हो जाएगा, हमें एक यहां पर जो CH3 है जिससे अटैच्ड है, ये हमें क्या करना है, माइनस लाना है, एक H हटाना है, इस पर अटैक कराना है। 6 मेंबर की रिंग इधर भी हो जाएगी और 6 मेंबर की दूसरे साइड भी हो जाएगी। तो इसका R वाले का आंसर, हमारा तो वैसे आंसर इसी से मैच हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, P वाले का 2 आ रहा है, Q वाले का 1 आ रहा है, R वाले का क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 6 मेंबर की रिंग आ रही तो कौन सा आया, 5।
अब अगर S वाले को चेक करना चाहें तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां से आप H हटाइए तो क्या आएगा माइनस, इस पर अटैक करा दीजिए तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो ये बनने वाला है। तो हमारा क्या आ गया, P का 2, Q का 1, R का 5 और S का 3, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर वैसे P और Q दो ही कर लेते तो आप आंसर यहीं से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई और मैच नहीं हो रहा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मैच द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन गिवन इन लिस्ट 1। ये जो लिस्ट 1 है इसमें हमको ये रिएक्शंस गिवन है विद द करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स इन लिस्ट 2। ये जो लिस्ट 2 है इसमें हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स गिवन है, इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में हमें मैच करना है। तो सबसे पहला देखते हैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये कार्बन है, इसके साथ एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है बेटा, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। O से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है और डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी क्या है, एसिडिक है। तो यहां 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट पहले किसको करेगा, O से अटैच हाइड्रोजन, ये ज्यादा एसिडिक है तो ये देखिए OH माइनस सबसे पहले इसे रिप्लेस करेगा तो H प्लस को ले जाएगा तो क्या निकलने वाला है, H2O। साथ में एक बात और ध्यान रखना है, NO2 हमारा कैसा ग्रुप है, -M या -R ग्रुप है। इसकी प्रेजेंस में Br की लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाएगी, Br आसानी से लीव कर पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से यहां पर हो सकता है। तो जैसे ही O पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि H प्लस तो ले गया OH, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, लेके कौन निकल जाएगा, Br। यहां पर NO2 ग्रुप लगा है, Br निकल गया, CH डबल बॉन्ड N O और O ने ये बॉन्ड बना लिया। लेकिन अभी इसके पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन है तो आगे भी फिर से रिएक्शन हो जाएगी, क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। तो देखिए पहली बार जब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है तो बेटा हम जानते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन, लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो हाइड्रोजन अपने पास नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा। पहली बार में फॉर्मेशन, दूसरी बार में क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग, फर्दर फिर से क्या होगा, फॉर्मेशन के बाद एक बार फिर से क्या होगा, ब्रेकिंग। फाइनली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा। यदि ऐसा हुआ तो देखिए बेटा क्या बनने वाला है, ये NO2 एज इट इज अटैच्ड है, O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड, 2 तो बॉन्ड थे ही, ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, जो H है वो फाइनली यहां पर अटैच्ड हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये फर्स्ट वाला है, तो मींस P का हमारा ऑप्शन क्या आ गया बेटा, फर्स्ट आ गया। अब देखते हैं नंबर Q में क्या होने वाला है, अभी भी इसके पास H है, लेकिन पहले स्टेप में क्या ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, O से अटैच हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच्ड हो जाएगा। तो क्या बन जाने वाला है, देखिए ये Br लगा है, NO2, C डबल बॉन्ड N, O पे लग गया CO CH3 H। अब क्या यहां O से अटैच हाइड्रोजन रह गया, नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर इसकी रिएक्शन अब अगले स्टेप में Na2CO3 से होती है तो केवल यही तो रिप्लेस होगा, और अगर ये रिप्लेस होगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा H, जब निकला तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इसके पास देगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिसको लेके ये निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, मींस C ट्रिपल बॉन्ड N, Br एज इट इज लगा रहेगा, मींस इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो ये Q जो है हमारा इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखते हैं R, इसमें क्या है, एक्वस NaOH। अब यहां H की जगह क्या लग गया, CH3, मींस ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहा। फिर कौन एसिडिक हाइड्रोजन केवल है, ये,
तो अगर ये है तो ये रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होगा ये यहां अटैच होगा, Br इसको लेके निकल जाएगा। मींस क्या होना चाहिए, ये NO2 C डबल बॉन्ड N CH3 और इसका जो ऑक्सीजन है इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो ये ऑप्शन कौन सा हुआ, 4। तो मींस आर का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है, पी का 1 हमारा आया, क्यू का 2 आया और आर का क्या आया, 4। यही से आंसर हमारा बेटा क्या हो जाता है, बी पार्ट। वैसे अगर हम एस को देखें तो एस को भी देख सकते हैं, एक्वस Na2CO3, ये एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो फाइनली ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और यहां पर NOH आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5। देखिए यही आ रहा होगा, एस का क्या आ रहा है, 5। क्लियर है बेटा। तो ये हम लोगों ने जेईई एडवांस 2026 का पेपर 1 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखा।